दर्शकों, धरती पर 71% पानी है। हम सब ने यह बात स्कूल में पढ़ी है, किताबों में देखी है और बिना सवाल किए मान ली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह बात अधूरी है या फिर जैसे हमें समझाई गई है वैसी सच है ही नहीं, अगर मैं कहूं कि पानी धरती पर नहीं है बल्कि धरती पानी में है, शायद अभी आपको यह सुनकर अजीब लग रहा होगा। हो सकता है आपको लगे कि यह किसी अंधविश्वास की शुरुआत है। लेकिन रुकिए, आज मैं आपसे कुछ भी मानने को नहीं कह रहा। मैं ना तो विज्ञान को गलत साबित करने आया हूं और न ही किसी शास्त्र को सही ठहराने। मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जिस सच पर कभी सवाल नहीं उठा वह सच नहीं, आदत बन जाता है। और यही इस चैनल की पहचान है। पहले जानो फिर मानो, यानी थिंक बिफोर बिलीव। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम सब ने शुरुआत की थी, स्कूल की किताबों से। हमें बताया गया कि पृथ्वी की सतह पर 71% हिस्सा पानी है और 29% हिस्सा जमीन। हमने इसे रट लिया, हमने इसे स्वीकार कर लिया। हमने कभी पूछा ही नहीं क्या यह पूरा सच है या सिर्फ आंकड़ों का खेल। ग्लोब में नीला रंग ज्यादा था तो हमने मान लिया कि पृथ्वी पानी से भरी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि पानी ज्यादा होना और पानी में होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हम मानते आए हैं कि पानी धरती पर है, लेकिन क्या कभी यह सवाल आया कि कहीं धरती पानी में तो नहीं है? हमने यह सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमें लगा इतनी बड़ी बात अगर गलत होती तो किसी ने पहले ही बता दिया होता। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी गलतियां हमेशा वही रही है जिन्हें सबने बिना सोचे मान लिया। अब जरा अपनी आंखों से देखिए, जब हम अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर देखते हैं तो वह हमें कैसी दिखती है? एक नीला सा कंचा, एक चमकती हुई नीली गेंद। अब यहां एक बहुत साधारण सा तर्क लगाइए। मान लीजिए आपके हाथ में मिट्टी की एक भूरी गेंद है। आप उस पर कुछ बूंदे पानी के डालते हैं। बताइए, क्या वह गेंद दूर से देखने पर नीली दिखेगी? नहीं, वह वही भूरी गेंद दिखेगी जिसके ऊपर पानी की एक पतली सी परत होगी। तो फिर सवाल उठता है, अगर पानी सिर्फ धरती के ऊपर है तो धरती ऊपर से नीली क्यों दिखती है? विज्ञान इसका जवाब देता है, रोशनी का रिफ्रैक्शन। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि यह जवाब पूरी तरह सवाल को खत्म करता है या सिर्फ उसे टाल देता है? सूर्य की रोशनी किसी एक ग्रह के लिए अलग नहीं होती। वही रोशनी मंगल को लाल बनाती है, वही रोशनी चंद्रमा को घुसर दिखाती है, तो फिर वही रोशनी पृथ्वी को नीला क्यों दिखाती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर यह एक संकेत है? क्या यह मुमकिन है कि हम पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के भीतर हैं? क्या यह मुमकिन है कि जिसे हम पृथ्वी कहते हैं वह उस अनंत जल के भीतर एक स्थिर टापू की तरह मौजूद है? मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूं, क्योंकि आज का उद्देश्य आपको मानने पर मजबूर करना नहीं, सोचने पर मजबूर करना है। इसे अब एक और तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज तैर रहा है। उस जहाज की छत पर हजारों लोग खड़े हैं। खाने पीने की दुकानें हैं, कमरे हैं, रास्ते हैं। अब जरा सोचिए, उस जहाज पर खड़े लोगों को, उस जहाज पर खड़े एक आम यात्री को क्या महसूस होता है? उसे लगता है कि वह एक मजबूत स्थिर जमीन पर खड़ा है। उसके चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई देता है। उस यात्री के लिए पानी चारों ओर है,
और जमीन नीचे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वह पूरी जमीन खुद उस अथाह समंदर के भीतर तैर रही है। यात्री की गलती यह नहीं है कि वह झूठ बोल रहा है, उसकी गलती सिर्फ यह है कि वह अपनी स्थिति को पूरे संदर्भ में नहीं देख पा रहा। अब जरा यही उदाहरण पृथ्वी पर लागू करके देखिए। हम जिस जमीन पर खड़े हैं, जिसे हम स्थिर मानते हैं, क्या पता वह भी किसी बहुत बड़े, बहुत गहरे और बहुत शांत माध्यम के भीतर तैर रही हो। हम कहते हैं पानी धरती पर है, लेकिन क्या यह भी मुमकिन है कि धरती ही पानी में हो और हमें इसका एहसास ही न हो? अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे शास्त्र में बार बार एक वाक्य आता है, पृथ्वी जल पर स्थित है। हमने इसे क्या समझा? एक कहानी, एक चमत्कार, एक प्रतीक? लेकिन क्या कभी यह सोचा कि जिन लोगों ने यह लिखा वे इतने भोले थे कि भौतिक सत्य और कल्पना में फर्क ही न समझ पाए? शास्त्रों में वराह अवतार की कथा आती है। कहा जाता है कि पृथ्वी जल में डूब गई थी और उसे ऊपर उठाया गया। हमने इसे एक धार्मिक कथा मानकर छोड़ दिया। लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर पृथ्वी कभी जल में नहीं थी तो ऊपर उठाने की कल्पना कहां से आई होगी? क्या यह संभव है कि जिसे हमने चमत्कार समझा वह असल में किसी भौतिक स्थिति का वर्णन हो जिसे उस समय की भाषा में समझाया गया हो? मैं यह नहीं कह रहा कि हर कथा विज्ञान है, और मैं यह भी नहीं कह रहा कि विज्ञान गलत है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, शायद हमने दोनों को अलग अलग खांचों में डालकर समझने की कोशिश की और वहीं हम चूक कर गए। अब विज्ञान की तरफ लौटते हैं। हमें बताया गया कि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, यानी वहां कुछ भी नहीं है, ना हवा, ना पानी, ना कोई माध्यम। लेकिन यहां एक अजीब सी बात है। जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर वापस लौटते हैं तो वे बताते हैं कि उनके स्पेस सूट से एक खास तरह की गंध आती है, कभी जलते हुए लोहे जैसी, कभी भुने हुए मांस जैसी। अब जरा सोचिए, अगर वहां कुछ भी नहीं है तो गंध कैसे? गंध का मतलब होता है कण, और कण का मतलब होता है कि वहां कुछ ना कुछ मौजूद है। तो फिर अंतरिक्ष पूरी तरह खाली कैसे हो सकती है? विज्ञान आज इसे डार्क मैटर कहता है, कुछ लोग इसे ईथर कहते हैं। नाम अलग हो सकता है, लेकिन संकेत एक ही है। अंतरिक्ष कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक अदृश्य माध्यम है। और अगर अंतरिक्ष एक माध्यम है तो हमारी पृथ्वी उसमें लटकी हुई नहीं, बल्कि उसमें तैर रही है। जैसे मछली को यह एहसास नहीं होता कि वह पानी में है, वैसे ही क्या हमें भी यह एहसास नहीं कि हम किसके भीतर हैं? अब जरा एक आखिरी उदाहरण पर ध्यान दीजिए। समंदर में तैरता हुआ एक बर्फ का पहाड़, जिसे हम हिमखंड कहते हैं। हमें उसका सिर्फ 10% हिस्सा दिखाई देता है, बाकी 90% पानी के भीतर छिपा होता है। हम जो देखते हैं वह पूरा सच नहीं होता, वह सिर्फ एक हिस्सा होता है जो सतह के ऊपर है। अब यही सिद्धांत पृथ्वी पर लागू करके देखिए। हम समंदर को जानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विज्ञान आज तक समुद्र की सिर्फ 5% गहराई ही समझ पाया है, बाकी 95% अभी भी अज्ञात है। तो सवाल यह नहीं है कि वह क्या है, सवाल यह है कि जिसे हम नहीं जानते उसके बारे में हम इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं। शास्त्रों में पाताल लोक की बात आती है। हमने उसे जमीन के नीचे की दुनिया समझ लिया, लेकिन क्या यह भी संभव है कि नीचे का अर्थ भौगोलिक नहीं बल्कि गहराई का संकेत हो? क्या यह संभव है कि जिसे हम सी लेवल कहते हैं वह असल में किसी बहुत बड़े माध्यम की ऊपरी सतह हो? अब एक आखिरी बात सोचिए, अगर पृथ्वी एक ठोस पत्थर होती जो अंतरिक्ष में लटकी है तो उसका रंग लाल या धूसर होना चाहिए था, जैसा मंगल है, जैसा चंद्रमा है। लेकिन पृथ्वी नीली है, बहुत गहरी नीली। यह नीला रंग सिर्फ पानी का संकेत नहीं देता, यह किसी माध्यम में डूबे होने का एहसास देता है।
जैसे कोई वस्तु पानी के भीतर रखी हो तो वह ऊपर से नीली दिखाई देती है। क्या यह संभव है कि हम पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के बीच में हैं? क्या यह संभव है कि प्रलय की कथाएं किसी अंत की नहीं बल्कि संतुलन टूटने की चेतावनी हो? जब संतुलन बिगड़ता है तो वह माध्यम अपनी सीमाएं वापस ले लेता है। मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, इतना सरल भी नहीं है जितना हमें बताया गया है। अक्सर हम कभी विज्ञान को तो कभी शास्त्रों को दोष देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपनी समझने की सीमा पर सवाल उठाया? जब पुराने समय में हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में लिखा कि पृथ्वी जल पर स्थित है, तो हमने उसे अंधविश्वास मानकर छोड़ दिया। हमारे ऋषियों ने अपने ग्रंथों में यह नहीं कहा कि संसार का अंत होगा। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और फिर नए सिरे से जीवन की शुरुआत होगी। हमने इसे प्रलय की भविष्यवाणी समझ लिया, लेकिन क्या यह भविष्यवाणी थी या फिर प्रकृति के एक चक्र का वर्णन? और जब विज्ञान ने पानी को परसेंटेज में बांट दिया तो हमने उसे अंतिम सत्य मान लिया। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। शायद पानी धरती पर है या शायद धरती पानी में है। आज मैं आपसे कुछ भी मानने को नहीं कह रहा। मैं बस यह चाहता हूं कि अगली बार जब आप समंदर के किनारे खड़े हों तो लहरों को देखकर सिर्फ सुंदरता महसूस न करें। यह भी सोचें कि आपके पैरों के नीचे की जमीन वाकई कितनी स्थिर है। और अगर पृथ्वी किसी अदृश्य माध्यम में संतुलित है तो एक आखिरी सवाल बचता है, उसे संभाल कौन रहा है? क्या वाकई कोई शेषनाग है या फिर वह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमने कहानी समझ लिया? अगले भाग में हम शेषनाग की थ्योरी पर तर्क, विज्ञान और शास्त्र तीनों की रोशनी डालेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि पहले जानना जरूरी है फिर मानना। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, जानो फिर मानो, यानी थिंक बिफोर बिलीव।